अकबरपुर नगर में राजू और मुन्ना नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों को रात में घूमने की काफी आदत थी। अरे नालायकों, पढ़ लिख भी लिया करो, जब देखो घूमते रहते हो। आवारागर्दी काम नहीं आएगी। अरे पापा, ये सब अपुन का ही तो है, काय को टेंशन लेने का। एक तो पता नहीं कहाँ से ये अपुन पपुन सीख बैठा है, नालायक कहीं का। और ये भाषा मुझसे मत बोला कर, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं अंकल, राजू को मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाम को फिर घूमने जाते हैं। क्यों न लोहा रोड चले? अबे तू पागल है क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता और तू लोहा रोड जाने की बात कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। लगता है डर गया, वैसे तो बहुत बहादुरी की बातें करता रहता है। ऐसा कहकर मुन्ना राजू को वहाँ चलने के लिए राजी कर लेता है। दोनों लोहा रोड पहुँचते हैं और वहाँ अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। अरे मुन्ना, हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी डरावना माहौल है। मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। अरे यार, डरने की तो बात है। कई दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे किसी चुड़ैल का साया है। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। तभी रोड पर उन्हें एक सुंदर सी औरत दिखती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। मुन्ना औरत के पास जाके गाड़ी रोक देता है। अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? पता है ना, इस रोड पर कोई आता जाता नहीं। मैं यहीं पास में ही किसी से मिलने आई थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ फंस गई। क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे? मुन्ना, गाड़ी मत खोलियो भाई, गाड़ी मत खोलियो। अरे यार, कुछ नहीं है, तू फालतू में ही डर रहा है। देखना कितनी खूबसूरत है। अपना भी टाइम पास हो जाएगा और कल दोस्तों पे भी टशन मार लेंगे। चिंता मत कर। ऐसा कहकर मुन्ना उस औरत को लिफ्ट दे देता है। ओह, थैंक यू। अगर आप ना होते तो मैं रात भर यहाँ अकेले फंस जाती। लगता है आपके दोस्त को मेरा गाड़ी में बैठना पसंद नहीं आया। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनसान रोड, तुम लोगों को डर नहीं लगता? अरे डर कैसा, वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि यहाँ के बारे में काफी कुछ सुना है कि कोई चुड़ैल यहाँ भटकती रहती है और लोगों को मार डालती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं इन अंधविश्वासी बातों में विश्वास नहीं करता और ना ही डरता हूँ। लेकिन अगर कोई चुड़ैल आ जाए तो? अरे आ गई तो तब उसे देख लेंगे। तभी राजू गाड़ी के शीशे से पीछे देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है और पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे औरत की जगह चुड़ैल दिखती है और वो मुन्ना की तरफ देखता है। मुन्ना, गाड़ी रोक! मुन्ना, गाड़ी रोक! अबे क्या हुआ? मुन्ना, पीछे देख भाई, पीछे! अबे पीछे क्या देखूं? ऐसा कह के वो पीछे देखता है। उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ सुंदर औरत की जगह एक चुड़ैल बैठी होती है। मुन्ना और राजू दोनों तुरंत गाड़ी रोक के भागने लगते हैं। अबे मुन्ना, मैंने बोला था ना कि यहाँ मत चल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। यार, मैं तो रौब झाड़ने के चक्कर में था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर जान पर बनाएगी। अब तो दम लगा के कहाँ था
तक भागोगे? आज तक मेरा कोई शिकार मुझसे बच नहीं निकला है। दोनों वहां से भागते हैं। चुड़ैल उनका पीछा कर रही होती है। भागते भागते दोनों को एक झोपड़ी दिखती है जिसमें से काफी रोशनी आ रही होती है। अरे राजू, देख वहाँ झोपड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। हाँ हाँ चलो देखते हैं, शायद कोई हो। वो दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं और अंदर झांककर देखते हैं। वहां पर एक तांत्रिक साधना कर रहा होता है। राजू जाकर उसके पाँव में गिर जाता है। अरे बाबा, हमारी मदद करो, वरना वो लोहा रोड वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी। लोहा रोड वाली चुड़ैल, तुम दोनों इतनी रात में वहाँ क्यों गए? पता नहीं है कि वहाँ रात में जाना मना है? अरे बाबा, सब मेरी गलती है, मैं ही अपने दोस्त को वहाँ ले गया। ये तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था। गलती तो तुम लोगों ने कर दी और वो अपने शिकार को जल्दी से नहीं छोड़ती। मेरा सामना भी एक बार उससे हो चुका है और बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा पाया था। तो बाबा, हम क्या मर जाएंगे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अबे, तो क्या मेरी हो गई? अरे तुम दोनों लड़ो मत, मेरे होते हुए वो तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है और खिड़की से अंदर झांकती है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छिपे बैठे हो। आज मैं तुम दोनों को मार के खाऊंगी। मेरे रहते चुड़ैल, तो इन बच्चों को छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो तू भी यही है तांत्रिक। मैंने तुझे पहचान लिया। तू उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मूर्ख चुड़ैल, तुझे तो मैं आज कैद कर दूंगा ताकि तू किसी मासूम को अपना शिकार ना बना पाए। तांत्रिक, तब में और अब में बहुत फर्क आ गया है। अब मेरी शक्तियों के आगे तू नहीं टिक पाएगा। ऐसा कहके वो चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर देती है। तांत्रिक चुड़ैल पर गंगा जल डालता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मैंने कहा था ना, मुझ पर तेरी इन छोटी मोटी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अब ये ले। चुड़ैल तांत्रिक को घायल कर देती है और राजू और मुन्ना की तरफ जाती है। तुम दोनों जिससे मदद मांगने आए थे, वो तो गया। अब तेरा क्या होगा मुन्ना? नहीं, हमें छोड़ दो, हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे। अरे वहाँ क्या, हम तो कहीं भी नहीं जाएंगे। मुझे लोगों का डरा हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया। तभी तांत्रिक उठ जाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। रोक चुड़ैल, तुझे तो मैं बताता हूँ। ऐसा कहके तांत्रिक अपनी रुद्राक्ष की माला चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। और चुड़ैल तड़प तड़प के बेहोश हो जाती है। राजू और मुन्ना, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इससे पहले ये होश में आए, मैं इसको इसकी सही जगह कैद कर देता हूँ। फिर तांत्रिक चुड़ैल को मंत्रों से एक बोतल में कैद कर देता है। अरे नहीं, मुझे निकाल यहाँ से, बोतल खोल दे तांत्रिक। अब तुम जाओ यहाँ से, ये इसी बोतल में हमेशा कैद रहेगी।
राजू और मुन्ना तांत्रिक का धन्यवाद करके वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। सागरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में सौरभ नाम का एक मिठाई वाला रहता था। अरे भैया सौरभ, जरा 1 किलो इमरती तो पैक कर देना। ये लो काका, आपकी 1 किलो इमरती। सौरभ की दुकान के सामने ही तोताराम की भी मिठाई की दुकान होती है। सभी लोग सौरभ की मिठाई की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर तोताराम को बहुत गुस्सा आता है। ना जाने क्या हो गया है इन गांव के लोगों को, जब देखो बस सौरभ की मिठाई की ही तारीफ करते रहते हैं। और एक मेरी दुकान पर देखो, एक मक्खी तक नहीं भटक रही है। मन तो करता है कि उसकी मिठाई में जहर मिला दूं, जहर। तभी तोताराम की दुकान पर उसका दोस्त महेश आता है और तोताराम से बोलता है, अरे तोताराम, क्या हुआ? या अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। देखो ना महेश भाई, मैंने इतनी बड़ी शानदार दुकान खोली है, पर सुबह से बस 2-4 ही ग्राहक दुकान पर आए हैं। फिर शाम को तोताराम अपनी दुकान बंद करके घर जाता है और घर जाकर फिर से बड़बड़ाने लगता है। ना जाने क्या मिलाता है अपनी मिठाई में, जो कि सभी उसकी मिठाई की तारीफ करने से नहीं थकते। मेरा तो मन करता है कि अभी जाकर उसकी दुकान में आग लगा दूं। अजी क्या हो गया? क्यों इतने तमतमाए हुए हो और किसकी दुकान में आग लगाने जा रहे हो? अरे भाग्यवान एक ही तो है जिसने मेरा सारा धंधा चौपट कर रखा है। बस उसी की दुकान में आग लगाने की सोच रहा हूँ। अरे मेरा तो मन करता है कि सौरभ की सारी मिठाइयों में जहर मिला दूं, जहर। अजी तो देर किस बात की, ये लो शीशी। अरे भाग्यवान, ये जहर की शीशी कहाँ से ले आई? अरे पगली, मुझे जेल भिजवाना है क्या? अजी आप भी ना। अरे ये कोई जहर नहीं है, इस शीशी में वो पानी है जो सौरभ की मिठाई को बेस्वाद और बासी बना देगी। बस आपको ये पानी उसकी मिठाइयों पर छिड़कना है और फिर देखना इसका कमाल। अरे मेरी चमेली, क्या दिमाग पाया है तुमने? पर मैं ये करूँगा कैसे? हैं? अब सब मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या करोगे? ये लो शीशी और खुद सोचो कि कैसे और क्या करना है। मैं तो चली खाना बनाने। फिर अगले दिन तोताराम और सौरभ अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। तोताराम मौका देखकर सौरभ की दुकान पर जाता है और सौरभ से बोलता है, अरे सौरभ भाई, एक बात तो है कि तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, तभी तो हमारे ही गांव वाले नहीं, आस पड़ोस के गांव वाले भी तुम्हारी बनी मिठाई खाना पसंद करते हैं। तोताराम जी, ये सब तो ऊपर वाले की मेहर है। अरे भाई, ये दुकान के अंदर से आवाज कैसी? आवाज? पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे भाई सौरभ, एक बार अंदर जाकर तो देखो, क्या पता कोई चूहा दुकान में घुस आया हो। सौरभ दुकान में जाकर देखता है पर उसे कोई आवाज नहीं आती। जैसे ही सौरभ दुकान से बाहर निकलता है, वो तोताराम को उसकी मिठाई पर शीशी से पानी डालते हुए पकड़ लेता है और तोताराम से बोलता है, अब समझ आया कि तोताराम आज इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर रहा है। जरा बताओगे कि चुपके चुपके क्या डाला जा रहा था मेरी मिठाई पर? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है तुम्हें सरपंच जी के पास ले जाना पड़ेगा। अरे सौरभ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ सौरभ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार छोड़ता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा किया तो सीधे जेल भेज दूंगा। तोताराम वहाँ से चला जाता है और घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे ओ चमेली, तेरे चक्कर में तो आज मैं जेल पहुँच जाता, जेल। अजी आपसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मेरा तो मन करता है उस सौरभ के बच्चे को जान से मार दूं। हाँ तो उसमें क्या है,
मार दो जान से। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है जो अपने पति को जेल भिजवाना चाहती है। अजी आप भी ना, पहले मेरी बात तो सुनो। अजी ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे भाग्यवान, साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती हो? अरे सौरभ भाई को ऐसे मारो कि किसी को ये पता न लगे कि आपने उन्हें मारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सौरभ भाई सुबह सुबह दुकान के लिए उस नदी के किनारे से जाते हैं। आपको बस उन्हें उस नदी में धक्का देना है। यहाँ सौरभ भाई मरे, वहाँ आपकी दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड़ लगना शुरू। उसी दिन सौरभ अपनी पत्नी मीना को तोताराम की उस हरकत के बारे में बताता है। अजी उस कमबख्त तोताराम से जरा होशियार रहना, कहीं फिर से कुछ और न गड़बड़ करने लग जाए। अगले दिन सौरभ खुशी खुशी अपने घर से दुकान जाने के लिए निकलता है और जैसे ही सौरभ नदी के किनारे पहुंचता है तभी तोताराम पीछे से सौरभ को धक्का मारकर नदी में गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। नदी में गिरने से सौरभ की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। ये मुझे क्या हो गया? अरे इस तोताराम ने आखिर मेरी जान ले ही ली। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर पहले मुझे ये बात अपनी पत्नी मीना को बतानी होगी। फिर भूत मीना के पास जाता है। अरे दैया, ये सुबह सुबह भूत कहाँ से आ गया? अरे भूत तो रात के अंधेरे में घूमते हैं, पर ये कैसा भूत है जो सुबह सुबह मेरे घर आ गया है? अरे कोई तो बचाओ मुझे इस भयानक भूत से। अरे मीना, मैं हूँ तुम्हारा सौरभ। अरे जाओ यहाँ से। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और सौरभ? तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा। फिर भूत अपनी भूतिया शक्ति से सौरभ के रूप में आ जाता है। अब तो तुम्हें यकीन आया कि मैं ही हूँ तुम्हारा पति सौरभ। फिर सौरभ मीना को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं छोड़ूंगी नहीं उस तोताराम को। मैं अभी चाहता हूँ और उस तोताराम को तो मैं कच्चा चबा डालूंगा। नहीं, अगर आपने उसे मार डाला तो गांव वालों को तोताराम की हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तोताराम अपना गुनाह खुद कबूल कर ले। मैं सब समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। मैं अपनी भूतिया शक्ति से दिन में अपने सौरभ के रूप में रह सकता हूँ, पर दिन ढलते ही मैं अपने भूतिया रूप में आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर भूत सौरभ का रूप लेकर दुकान पर जाता है। सौरभ को सही सलामत देखकर तोताराम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने हाथों से धक्का देकर मारा था, फिर ये अपनी दुकान पर कैसे? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ तोताराम? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर कुछ ही देर में सौरभ की दुकान के आगे मिठाई लेने वालों की भीड़ लग जाती है। क्या हुआ तोताराम? मेरी दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर जलन हो रही है? ऐसा है, एक काम करो तोताराम, तुम ये अपनी बड़ी सी शानदार दुकान पर ताला लगा दो। वैसे भी तुम्हारी दुकान पर कोई आता तो है नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी दुकान बंद करके कुछ और काम कर लो। अरे भाइयों, जिससे तुम लोग मिठाई ले रहे हो ये सौरभ नहीं, बल्कि उसका कोई बहरूपिया है। ये तुम सबको पागल बना रहा है। तुम सब मेरी दुकान पर आओ, मेरी मिठाई खरीदो। आओ। अरे तोताराम, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हैं? लगता है तुम्हारी एक भी मिठाई नहीं बिकती, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसलिए सुबह सुबह ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। फिर सभी लोग जोर जोर से तोताराम पर हंसने लगते हैं। सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर और सभी लोगों को अपने ऊपर हंसता देखकर तोताराम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अरे तोताराम, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सौरभ नहीं है? क्योंकि सौरभ को तो मैंने अपने हाथों से नदी में धक्का देकर मार डाला है। मर गया रे, ये मैंने क्या बोल दिया? फिर सौरभ अपने भूत के रूप में वापस आ जाता है और सभी गांव वालों को सारी बात बताता है और बोलता है। मैं चाहता तो तुझे कब का कच्चा चबा डालता, पर मैं और मेरी पत्नी चाहते थे कि सच सब गांव वालों के सामने आए और तू खुद
अपने मुंह से सच उगले। फिर सभी गांव वाले तोताराम की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।